ससुराल से आई इस चिट्ठी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोपहर को चिट्ठी आई थी, तब अनिमेष ऑफिस में थे। अब रात के 8 बज गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फाड़ कर फेंक दो इसे। डाक विभाग पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। बाद में कभी अनिमेष या उनकी मम्मी ने इस विषय को उठाया तो मैं कह दूंगी कि वह पत्र मुझे कभी मिला ही नहीं। या फिर अनिमेष से सीधी बात कर ली जाए। जैसे तैसे उन्हें छुट्टियां मिली हैं। छुट्टियां लेकर वह उत्तर भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू और मनाली। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है और परसों सुबह की गाड़ी से हमें रवाना हो जाना है। अनिमेष को इस पत्र के बारे में बताया तो संभव है कि हमारे पिछले 2 साल के वैवाहिक जीवन में पहली बार यह प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए। फिर मन इस मानवीय आधार पर पूरे प्रसंग की विवेचना करने लगा। अनिमेष की मम्मी मेरी सासू माँ है। सासू माँ और माँ में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं। उनकी दाईं टांग में प्लास्टर चढ़ा है। बाथरूम में फिसल गई थी। टखने और घुटने की हड्डियों में दरार आ गई है। शुक्र हुई कि वे टूटी नहीं। उन्हें 3 हफ्ते तक पलंग पर आराम करने की सलाह दी गई है। घर पर कौन है? अनिमेष के पिता, छोटा भाई और वंदना। अरे वंदना कहाँ है? उसकी तो पिछले साल ही शादी हो गई। पत्र में लिखा है कि वंदना को बुलाने के लिए इंदौर फोन किया था, पर उसकी सास ने इजाजत नहीं दी। वंदना की ननद अपनी पहली डिलीवरी करने मायके आई हुई है। सास का गठिया परेशान कर रहा है। उधर वंदना का पति किसी अपने प्रमोशन के लिए, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। अनिमेष के छोटे भाई ने पत्र लिखा है। सासू माँ ने ही लिखवाया है। यह भी लिखा है कि घर के कामकाज में बड़ी परेशानी हो रही है। नौकरानी भी छुट्टी पर गई है। घर की इस दुर्दशा का विवरण पढ़कर मेरा अंतर द्रवित हो गया है। मैंने सोचा मुसीबत के समय अपने बच्चे ही तो काम आते हैं। सासू माँ चाहती है कि मैं उनकी सेवा के लिए नागपुर से मुंबई आ जाऊं, पर शालीनता या संकोचवश उन्होंने लिखवाया नहीं। उन्हें पता है कि हम लोग 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं। एक मन किया छुट्टी का सदुपयोग उत्तर भारत की सैर नहीं, मुसीबतग्रस्त ससुराल की सेवा करके किया जाए, पर तभी मन का सैला सा हो गया। शादी के पहले ही साल में मेरे साथ सासू माँ ने जो व्यवहार किया था, उसकी कड़वाहट भरी यादें आज तक मुझे अंदर तक चुभाती हैं। तब अनिमेष मुंबई में ही पोस्टेड थे। मैं अपने सास ससुर के साथ ही रह रही थी। एक दिन पुणे से पिताजी का पत्र आया था। लिखा था कि माँ बीमार है, उसे डेंगू हुआ है और बाद में मलेरिया। डॉक्टरों ने 1 महीने पूरी तरह से आराम की सलाह दी है। वे बेहद परेशान है, पर मैं और तेरा छोटा भाई उसकी देखभाल कर लेते हैं। खाना पकाने में परेशानी होती है, पर पेट भरने के लिए कुछ कच्चा पक्का बना ही लेते हैं। कभी दूध ब्रेड ले लेते हैं तो कभी बाजार से छोले भटूरे ले आते हैं। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर की ऐसी दुर्दशा। मेरा दिल किया कि मैं उड़कर पुणे पहुंच जाऊं। शादी के बाद पूरे 1 साल में केवल रक्षाबंधन पर 4 दिन के लिए अपने मायके गई थी। अनिमेष साथ में थे। मैंने सासू माँ से घर जाने के लिए कहा तो वह संवेदन शून्य लहजे में बोली, शादी के बाद बेटियों को बात बेबात मायके जाना शोभा नहीं देता। उसे तो सिर्फ एक बार, और वह भी किसी त्योहार पर ही मायके के घर जाना चाहिए। मम्मी जी, माँ को मलेरिया हो गया है घर में। बहू, घर में ये मामूली हारी बीमारी तो चलती रहती है। इस तरह छोटे मोटे बहाने से मायके की तरफ भागना अच्छा लगता है? सासू माँ ने व्यंग्य लहजे में ताना कसा। पर भाई और पिताजी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। देखो बहू, उस घर को भूल जाओ। अब तो तुम्हारा घर यह है। तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है हम लोगों की सेवा। मम्मी जी, ये तो ठीक है, पर जरा सोचिए, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसकर इतना बड़ा किया, शादी ब्याह किया, क्या कोई बेटी उन्हें एकदम भुला सकती है? ये तो खून का अटूट रिश्ता है। इसे भुलाना आसान नहीं। मैं भावात्मक आवेश में कह गई। बहू, हमारे भी माँ बाप थे, हमारे भी खून के संबंध थे, पर एक बार इस घर की चौखट के अंदर कदम रखा नहीं कि एक झटके से मायके को भूल गए। ये तो जग की रीति है। शादी होती है, 7 फेरों के साथ लड़की का नया रिश्ता जुड़ता है, पुराना रिश्ता टूट जाता है। ऐसा ही होता आया है। वो तो ठीक है मम्मी जी, बहू का कर्तव्य है कि वह सास ससुर, पति, बच्चों की सेवा करे, पर इसका ये अर्थ नहीं कि वह अपने जन्मदाताओं के सुख दुख में भी काम न आए। ये कैसी एकाकी विचारधारा है आपकी? जो शादीशुदा बेटियां हर समय मायके वालों के चक्कर में पड़ी रहती हैं, वे ससुराल में किसी को सुखी नहीं रख सकती। 2 घरों की एक साथ देखभाल नामुमकिन है। मम्मी जी, क्या दोनों के बीच कोई संतुलन? विशाखा, तुम बहुत बहस करती हो। मानती हूँ तुम पढ़ी लिखी हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहस नहीं कर रही हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए पुणे जाने की इजाजत मांग रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा पति। मम्मी जी का उखड़ा स्वर, फूला मुंह और मटकती हुई गर्दन क्या मेरी प्रार्थना की अस्वीकृति के साक्षी नहीं थे? मेरा मन बुझ गया। क्या ये क्रूरता और हृदयहीनता नहीं? अपने स्वार्थ के लिए संबंधियों के सुख दुख में भागीदारी न करना क्या सही है? दुखी और निराश मैं चुप लगा गई। मन में तो आया कि मम्मी जी के इस गलत व्यवहार के खिलाफ विरोध का झंडा खड़ा कर दूं। कहूं, कल को आपकी बेटी की शादी होगी, आपको कोई तकलीफ हो और आप उसे बुलाएं, उसे ससुराल वाले ना भेजे, तो आपको कैसा महसूस होगा? जरा सोचिए। मैंने आगे बहस नहीं की। उसे कुछ नहीं होना था। केवल धैर्य, सहनशीलता तथा उदारता के आधार पर ही हम पारिवारिक शांति स्थापित कर सकते हैं। वही मैंने किया। पर मेरे अंदर की घुटन को अभिव्यक्ति मिली रात में, जब हम दोनों बिस्तर पर अकेले थे। तब अनिमेष ने मेरी उदासी का कारण पूछा था। मैंने पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया।
सुनकर वह हंसे और बोले, मम्मी जी के इन विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। आप क्यों नहीं करेंगे? अरे घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप दोनों। नहीं विशाखा, मम्मी की बात सही भी है। विवाह के बाद इतनी जल्दी पति पत्नी विरह की आग में जले, कोई माँ ऐसा चाहेगी? आप सोचते हैं कि किसी लड़की के माँ बाप भाई बहन भूखे रहे और वह मिलन के गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी गाती रहे? इस बार अनिमेष गंभीर हो गए। बोले, विशाखा नाराज क्यों होती हो? अगर जाना चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह मम्मी को मनाने की कोशिश करेंगे। मैं जाऊं या ना जाऊं इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, पर मम्मी जी का यह व्यवहार संवेदन शून्य, क्रूर और एक तरफा नहीं है क्या? आप ही बताइए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। मम्मी ने जो कुछ कहा और किया वह उनका अपना नजरिया है, जीवन दर्शन है, और ये दर्शन बनता है हमारी अतीत की अनुभूतियों से। विशाखा, शायद तुम्हें विश्वास ना हो, पर यह सच है कि मम्मी एक ऐसे परिवार से आई है जहां बेटी का विवाह एक बोझ उतरने का एहसास माना जाता था और दोबारा मायके आना अभिशाप। वह क्यों? मैंने उत्सुक होकर पूछा। इसलिए कि मम्मी के मायके में 10 बहन भाई थे, 7 बहनें और 3 भाई। नाना नानी एक एक बेटी की शादी करते और दोबारा उसका नाम नहीं लेते। मम्मी भी इस घर में आई, भीड़, अभाव और विपन्नता से शांति, समृद्धि और सुख के माहौल में एक बार इस घर में आई तो फिर मुड़कर उस घर को नहीं देखा। बस शादी ब्याह के मौके पर गई या ना गई। वह तो ठीक है, पर सच कहूं, अनिमेष ने कहा, हम लोग ननिहाल जाते तो वहां पर माँ का कोई खास स्वागत नहीं होता। हम लोग एक तरह से उन पर बोझ बन जाते। ज्यादा काम, मेहमानदारी पर खर्चा और लौटने पर बेटी और बच्चों को उपहार देने की मुसीबत। ठीक है अनिमेष, मैं मम्मी जी की मनोदशा समझ गई, पर वह यह क्यों नहीं सोचती कि उनकी और मेरी स्थिति में धरती आकाश का अंतर है। उनके मायके में मुसीबत में घर का काम करने के लिए और बहनें थी, मैं अकेली हूँ। उनको मायके में एक बोझ समझा जाता था, पर मेरा मेरे घर में अभूतपूर्व स्वागत होता है। आप स्वयं देख चुके हैं। ठीक है, मैं कल सुबह मम्मी जी से बात करूंगा, कहकर अनिमेष ने मुझे अपने बाहों में समेट लिया। अगले दिन सुबह मैं तो किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और माँ बेटा बाहर मेरे पुणे जाने के सवाल पर ऐसी गंभीरता से सोच विचार कर रहे थे जैसे कि कोई राष्ट्रीय संकट आ पड़ा हो। मैं नाश्ता लेकर बाहर आई तो महसूस किया कि जैसे अनिमेष विजय के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मम्मी उनसे कह रही थी, बीवी का गुलाम हो गया है, उसी के स्वर में बोलने लगा है। मुझे देख उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा, बहू तू 2 हफ्ते के लिए पुणे चली जाएगी तो इस घर और अनिमेष की देखभाल कौन करेगा? आप जो है मम्मी जी, मेरे मुंह से अनायास निकल गया। मैं पुणे गई, पहुंचकर देखा माँ पीली पड़ गई थी, एकदम अशक्त और असहाय। पिताजी कैसे उलझे और अस्त व्यस्त से लग रहे थे, और भाई एकांत। मुझे देखते ही तीनों के चेहरे खिल गए। एक मुक्ति निश्चिंतता का भाव उनके चेहरे पर उभर आया। तू आ गई विशाखा, अब कोई चिंता नहीं, तेरे बिना तो यह घर खाने को दौड़ता है। मैं बिस्तर पर पड़ गई, घर के रंग ढंग ही बिगड़ गए। माँ ने उदास स्वर में कहा, काश मेरी सास होती उस समय और देख पाती उन लोगों के चेहरे पर उभरती संतुष्टि, कृतज्ञता तथा संकट मुक्ति की अनुभूति को। विशाखा क्या बात है, आज तो शाम से तुम गौतम बुद्ध हो गई हो, एकदम समाधिस्थ चिंतन में डूबी। अनिमेष ने मेरे दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दिया। मैं अतीत की गलियों से लौटकर वर्तमान में आ गई। हाँ, मैं सचमुच खो गई थी। 3 ऑप्शन थे मेरे सामने, 2 में बेईमानी, संवेदनशीलता और क्रूरता थी। अनायासी मैंने दोपहर को मुंबई से आया पत्र अनिमेष की ओर बढ़ा दिया। उलझे हुए हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुझसे पत्र लिया और गौर से पढ़ने लगी। मेरी नजरें अनिमेष के चेहरे पर टिकी थी। कुछ पल पूर्व की प्रफुल्लता उनके चेहरे से गायब हो गई और उसका स्थान ले लिया चिंता, ऊहापोह, उलझन और उदासी ने। पत्र पढ़कर अनिमेष ने मेरी तरफ याचक दृष्टि से ताका और बोले, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करना है? वंदना के ससुराल वाले भी कमाल के लोग हैं। मायके में इतनी परेशानी है, पर उन्हें तो अपने बेटे के इम्तिहान और बेटी के डिलीवरी की चिंता है। बहू की माँ चाहे मर जाए या जिए, उनकी बला से। अनिमेष हर सास ऐसे ही सोचती है। याद है पिछले साल आपका नागपुर तबादला होने से पहले मेरे घर से चिट्ठी आई थी, मैंने तुम्हें भेजा था। हाँ अनिमेष, आपने समझदारी से काम लिया था, पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या? मम्मी जी ने मुझसे बड़ी कड़वी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो बेटियां बात बेबात मायके दौड़ती हैं, उनका अपना घर कभी सुखी नहीं रह सकता। बेटी की माँ बेटी की समस्याओं के लिए ससुराल वालों की आलोचना करती है, बेटी को भड़काती है, ससुराल वालों के प्रति उनके मन में नफरत उत्पन्न करती है। परिणाम ये होता है कि बेटी अपने घर जाकर कभी भी स्थापित नहीं हो पाती। विशाखा उसको छोड़ो, अब बताओ क्या करना है? अनिमेष ने पूछा। करना क्या है? हमें कल सुबह ही मुंबई निकलना होना है। और छुट्टी का क्या होगा? अनिमेष, घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हम मम्मी जी को बीमार और पिताजी तथा देवर जी को इस संकट में छोड़कर सैर सपाटे के लिए कैसे जा सकते हैं? मायका हो या ससुराल, बच्चों तथा बहू बेटी का माँ बाप का सास ससुर की सेवा करना पहला कर्तव्य है। और ये जो सामान बांधा हुआ है उसका क्या होगा? उसे भी मुंबई लिए चलते हैं। अनिमेष ने मेरी और अनुराग भरी नजरें डाली। क्या उसमें केवल स्नेह था? नहीं, उसमें प्रशंसा, गर्व, खुशी और संतोष सबका संगम था। अगले दिन दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे हम लोग मुंबई पहुंच गए। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हमें आया देखकर मम्मी जी और पिताजी और छोटे देवर के चेहरों पर सूर्योदय के बाद की सी चमक आ गई। वे कितने खुश, मुग्ध और चिंता रहित से लगने लगे थे। मैंने
मम्मी जी की दशा देखी तो अपने फैसले की बुद्धिमत्ता का विचार आत्मसंतुष्टि उत्पन्न कर गया। वास्तव में वे काफी तकलीफ में थी, साथ ही घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। विशाखा बहू आ गई, अब कोई चिंता नहीं। यह थी पिताजी की प्रतिक्रिया। उन्होंने चैन की सांस ली। भाभी आप अचानक कैसे आ गई? मेरे देवर ने घोर आश्चर्य से पूछा। बहू तुम लोग तो उत्तर भारत की सैर पर जाने वाले थे। मम्मी जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, पर माता पिता की सेवा तो हम सबका पहला कर्तव्य है। आपके साथ हुए हादसे की सूचना पाकर हम घूमने के लिए कैसे जा सकते थे? मम्मी जी कुछ नहीं बोली, केवल उनकी आंखों में नमी उतर आई। हमारे आगमन से घर में नवजीवन का संचार हो गया। मैंने आते ही घर के संचालन की बागडोर संभाली। सफाई धुलाई, किचन का काम, खाना बनाना, मम्मी जी की सेवा और समय समय पर उनको दवा तथा खान पान देना। 3-4 दिन में ही घर में परिवर्तन हो गया। 5वें दिन मम्मी जी के मुंह से निकल ही गया, घर को पुरुष नहीं औरत ही चला सकती है, चाहे वह बहू हो या बेटी। मैं क्या कहती, शब्दों में नहीं गर्दन को हिलाकर मैंने मम्मी जी के कथन से अपनी सहमति प्रकट कर दी। वंदना के ससुराल वाले बड़े मतलबी और स्वार्थी हैं। जोत रखा होगा मेरी बेटी को। 3 दिन पहले ननद को बेटा हुआ है। जच्चा का कितना काम फैल जाता है। सास की निर्दयता तो देखो, उसे इतना भी ख्याल नहीं कि बहू की माँ की टांग टूट गई है और घर पर कोई नहीं है देखभाल करने वाला। मम्मी जी की भुड़भुड़ाहट सुनकर मुझे अंदर से खुशी हुई। इंसान पर जब बीतती है तब उसे पता चलता है। पिछले साल मम्मी जी को क्या हुआ, तब वह सास थी और आज केवल माँ। 7वें दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। शाम के 6 बजे अचानक बिना किसी खबर के वंदना आधम की, साथ में आलोक उसका पति। घर में खुशी की धूम मच गई। मम्मी जी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। बेटी और दामाद का अनायास आगमन निश्चित रूप से अभूतपूर्व सुख का क्षण था। हमें देखकर वे दोनों चौंके। उन्होंने हमारे वहां होने की कल्पना तक नहीं की थी। पत्र पाकर दौड़े चले आए बेचारे। 1 सप्ताह से विशाखा ऐसी सेवा कर रही है कि बस पूछो मत। मम्मी जी के स्वर में सच्ची प्रशंसा थी। भाभी कितनी छुट्टियां बची है तुम्हारी? वंदना ने पूछा। यही 1 हफ्ते की। मैंने एक लंबी निश्वास छोड़कर कहा। ठीक है, कल खिसको यहाँ से, अब मैं संभालती हूँ ये मोर्चा। वंदना बोली। पर अब टिकट वगैरह कैसे मिलेगा? अनिमेष के स्वर में निराशा थी। भैया मतलब तो छुट्टी और सैर सपाटे से है। कश्मीर नहीं जा सकते तो गोवा चले जाओ, बसें जाती हैं, वहाँ ठहरने के लिए जगह मिल ही जाएगी और समुद्री तट की सुनहरी बालू में लेटकर एंजॉय करो सागर की लहरों का। वंदना एक सांस में कह गई। अनिमेष ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हाँ बहू, अब वंदना आ गई है, तुम लोग कल चले जाओ। क्यों छुट्टियां बर्बाद करते हो? कहकर मम्मी जी ने वंदना से पूछा। क्यों रे, तेरी सास ने तुझे कैसे छोड़ दिया? पिताजी की चिट्ठी पढ़कर उन्होंने खुद कहा कि मैं तुरंत मुंबई जाऊं। उन्होंने तो पहले भी मना नहीं किया था, वह तो मुझे ही कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। इनकी परीक्षाएं और सुमन दीदी की डिलीवरी और फिर यह भी आपको देखने के लिए परेशान हो गए। मम्मी जी के चेहरे पर सुनहरी आभा चमक गई। वह भावांतरिक से कांपने लगी। फिर कुछ क्षण बाद बोली। सचमुच मेरे बच्चे और संबंधी इतने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। बहू, मम्मी जी ने मुझे संबोधित करके कहा, पिछले साल के किए गए अपने बर्ताव पर मैं शर्मिंदा हूँ। पहले जमाने में परिवार के अंदर बेटियों की एक टोली होती थी। एक बेटी गई तो दूसरी बेटी उसकी जगह ले लेती थी, पर आज हमारे दो इकलौती बेटी चली जाए तो बहुत खलता है। उस पर यह हारी बीमारी सुख दुख में काम ना आए तो बड़ा भावनात्मक तकलीफ होती है। कहकर मम्मी जी ने थकान के कारण आंखें बंद कर ली। आप आराम कीजिए मम्मी जी, कहकर हम सब बगल के दूसरे कमरे में चले गए और गप्पे मारने लगे। मुझे अपने फैसले पर संतोष था, साथ ही अगले दिन गोवा जाने का मन में उत्साह था। संभवतः मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात थी मेरे अपने घर में मानवीय संबंधों के आधारभूत मूल्यों की दोबारा स्थापना।